तो चलिए आज के इस बेहद अहम विषय पर बात शुरू करते हैं। आज हम जिस घटना का विश्लेषण कर रहे हैं वो कोई आम घटना नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सैन्य ऑपरेशन की जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। सोर्स के मुताबिक ये एक ऐसा जवाब था जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सीमा पार बैठे दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 25 मिनट, जी हां, 7 मई 2025 की वो रात के 1:05 से लेकर 1:30 बजे के बीच का वो समय, सरहद के उस पार अपने सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों में आतंकी बेखबर सो रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है। सोर्स बताता है कि इसी 25 मिनट की छोटी सी विंडो में एक ऐसा विनाशकारी और अचूक एयर स्ट्राइक किया गया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अब इस डेटा पर गौर करना बहुत जरूरी है। इस हमले का जो स्केल था ना, वो सच में हैरान करने वाला था। एक तरफ पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर, और दूसरी तरफ सीधे पाकिस्तान के अंदरूनी इलाके जैसे सियालकोट, मुरीदके और बहावलपुर। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कुल 9 ठिकानों पर 24 मिसाइलें और कई बम एक साथ बरसाए गए। कुछ ही पलों में रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर तक आतंक के ये अड्डे राख में बदल गए। ये कार्रवाई 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी कहीं ज्यादा बड़ी और भयानक थी। भाग 1, पहलगाम का खौफनाक हमला। आखिर ये इतना बड़ा सैन्य जवाब दिया क्यों गया? इसकी जड़ें कहां थीं? आइए इसे समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 को, जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत बेसरन वैली, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, वहां सैकड़ों टूरिस्ट अपने परिवारों के साथ खुशी से वक्त बिता रहे थे। तभी देवदार के घने जंगलों से सेना और पुलिस की वर्दी पहने 5 से 6 आतंकी अचानक वहां आ धमकते हैं। उन्होंने एक युवक शुभम के सामने बंदूक तानी और चिल्लाकर पूछा, बता, तू हिंदू है या मुसलमान? डर से कांपते हुए शुभम ने जैसे ही हिंदू कहा, उन्होंने उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। इसके बाद तो जैसे पूरी घाटी में केवल धर्म के नाम पर मौत का तांडव शुरू हो गया। वहां जो मंजर था वो शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे, उनकी पत्नी हिमांशी के सामने ही उन्हें गोली मार दी गई। कोलकाता के बिजीटा अधिकारी को उनकी पत्नी और 3 साल के मासूम बेटे के सामने भून दिया गया। और जब पल्लवी के पति मंजुनाथ की जान ली गई तो पल्लवी ने रोते हुए कहा कि मुझे भी मार दो, जिस पर एक आतंकी हंसते हुए बोला, जा, तुझे नहीं मारते, जिंदा रहकर हिंदुस्तान को, मोदी को जाके बताना कि हमने तेरे पति को मार दिया। ये वही खामोश चीखें और उजड़ा हुआ सिंदूर था जिसके बदले के रूप में ही आगे चलकर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। लेकिन देखिए, इतनी नफरत के बीच भी इंसानियत कैसे जिंदा रहती है। इस खौफनाक मंजर के बीच आदिल हुसैन नाम का एक स्थानीय मुस्लिम घोड़ा चालक फरिश्ता बनकर सामने आया। जब आतंकियों ने एक हिंदू टूरिस्ट पर निशाना साधा तो आदिल अपनी जान की परवाह किए बिना बीच में आ गया। वो चिल्लाया, इसे मत मारो, मुझे मार दो। उसने आतंकियों से राइफल छीनने की कोशिश भी की, लेकिन वो अकेला था। गोलियों की बौछार में आदिल ने भी अपनी जान दे दी। वो चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन उसने धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत को चुना। इस हमले का जो अंत हुआ वो बेहद दर्दनाक था। करीब 300 राउंड फायरिंग की गई और 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। आतंक की हद तो देखिए, आतंकियों ने मर्दों को लाइन में खड़ा करके उनका खतना तक चेक किया और जिनका नहीं था उन्हें मार दिया गया। और सबसे खौफनाक बात, वो अपने शरीर पर लगे कैमरों से इस पूरे नरसंहार की रिकॉर्डिंग कर रहे थे और लाशों के पास खड़े होकर हंसते हुए सेल्फी ले रहे थे। खुलेआम सिर्फ धर्म पूछकर की गई इस हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश की सहनशक्ति अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। भाग 2, कूटनीति और भ्रामक रणनीति। अब जाहिर है देश गहरे गुस्से में था, लेकिन सरकार ने बिना सोचे समझे तुरंत सैन्य हमला करने के बजाय एक बहुत ही सधी हुई रणनीति अपनाई। सबसे पहला वार हथियारों से नहीं बल्कि कूटनीति से किया गया। भारत ने तुरंत कुछ अभूतपूर्व फैसले लिए। पाकिस्तान की जीवन रेखा माने जाने वाले सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया गया ताकि सीधा आर्थिक प्रहार हो। अटारी बॉर्डर सील कर दिया गया और वीजा सुविधाएं रद्द कर दी गईं। यही नहीं, भारत में पाकिस्तानी कलाकारों, खिलाड़ियों, मीडिया संस्थानों और यहां तक कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कंटेंट तक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। साफ था कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग करने की तैयारी कर चुका था।
और ये हिस्सा इस पूरी रणनीति का सबसे शानदार पहलू है। एक तरफ पाकिस्तान ये सोचकर हाई अलर्ट पर था कि भारत 1971 जैसे किसी बड़े पारंपरिक युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 मई को भारत ने 244 जगहों पर एक विशाल मॉक ड्रिल की घोषणा कर दी थी। इतना शोर शराबा हुआ कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से इस छलावे में आ गई। उनका पूरा ध्यान बॉर्डर पर था, जबकि असलियत में भारत चुपचाप एक बहुत ही सीक्रेट एयर स्ट्राइक को अंतिम रूप दे रहा था। भाग 3, खुफिया एजेंसियों की तैयारी। तो इस शोर और भ्रम के पीछे असल में काम कौन कर रहा था? हमारी खुफिया एजेंसियां। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, क्योंकि इसमें एक बहुत ही दिलचस्प विसंगति छिपी है। 22 अप्रैल को पहलगांव में हमला होता है, 6 मई को मॉक ड्रिल और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इसमें 19 अप्रैल 2025 की एक हाई लेवल मीटिंग भी दर्ज है, यानी हमले से 3 दिन पहले। ये क्रोनोलॉजी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी खुफिया एजेंसियों को पहले से ही किसी बहुत बड़ी साजिश की भनक लग चुकी थी। खैर, हमले के बाद एजेंसियों ने अपना जाल बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बिछाया। सबसे पहले रॉ और एनटीआरओ ने बॉर्डर के पार रेडियो सिग्नल्स और हलचल की रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू की। फिर उस डेटा का विश्लेषण करके 21 संभावित आतंकी ठिकानों की पहचान की गई और अंत में उनमें से 9 सबसे हाई वैल्यू टारगेट्स को चुना गया। ये वो जगह थीं जहां से इन ऐतिहासिक हमलों की असल साजिश रची जा रही थी। भाग 4, 25 मिनट में 9 प्रहार। और फिर वो रात आई जब इस खुफिया योजना को जमीन पर उतारा गया। 7 मई की रात हवा में रफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे भारत के सबसे घातक जेट्स ने उड़ान भरी। इस ऑपरेशन की सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये सभी मिसाइलें और बम भारतीय हवाई क्षेत्र के अंदर से ही दागे गए। बिना बॉर्डर क्रॉस किए ही आतंकियों के उस पूरे ढांचे को तबाह कर दिया गया। और तो और बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को तो सीधे ब्रह्मोस मिसाइल से उड़ाया गया। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है, वो है इस हमले का असर। इस स्ट्राइक में जो हाई प्रोफाइल चेहरे मारे गए, उनकी लिस्ट देखिए। जैश का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर, टॉप कमांडर मोहम्मद यूसुफ अजहर और लश्कर के कमांडर खालिद और मुदस्सिर। सोर्स के मुताबिक इस हमले ने मसूद अजहर के करीबी घेरे को ऐसा तगड़ा झटका दिया कि उनके पूरे आतंकी नेटवर्क की कमर ही टूट गई। भाग 5, एक नया कड़ा संदेश। इतनी बड़ी सैन्य सफलता के बाद दुनिया को एक संदेश देना भी उतना ही जरूरी था। और जो संदेश दिया गया वो सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि गहरा वैचारिक और प्रतीकात्मक था। इस ऑपरेशन के बाद जो ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका नेतृत्व एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला अधिकारी ने एक साथ मिलकर किया। जरा सोचिए, जहां आतंकियों ने पहलगांव में लोगों का धर्म पूछ कर उनकी जान ली थी, वहीं भारत ने पूरी दुनिया के सामने इस एकजुटता की तस्वीर पेश करके उन चरमपंथियों की कट्टर सोच के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ा। इसके बाद 12 मई को देश के सामने एक कड़ा और स्पष्ट रुख रखा गया। साफ शब्दों में कहा गया कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक तरह से इस नई नीति की आधिकारिक घोषणा थी कि प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अब किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत का ये अब तक का सबसे बड़ा और अभूतपूर्व सैन्य जवाब आतंकवाद के इस खूनी चक्र को हमेशा के लिए तोड़ पाएगा, या फिर क्या ये किसी और भी गहरे भू राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत साबित होगा? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अहम और गंभीर विषयों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।